अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिजिक्स लेक्चर 5 यूनिट 6 वर्क एंड एनर्जी। यूनिट 6 वर्क एंड एनर्जी है। वर्क एंड एनर्जी में हम वर्क स्टडी करेंगे, वर्क क्या होता है उसका यूनिट को स्टडी करेंगे, फिर एनर्जी, एनर्जी की टाइप्स को और एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है, उन सारे वेज को हम जो है वो देखेंगे। और चैप्टर 5 की जो एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह जो है वो क्लास में उसको देखेंगे या मज़ीद उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा वर्क करके कि किस तरह आपको जो है बेहतर तरीके से न्यूमेरिकल्स की जो है वीडियो भेजी जाए, उसको जो है वो मैं थोड़ा सा देख कर फिर आपको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भेज दूंगा। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है वर्क। वर्क बेसिकली क्या है? वर्क की जो है वो टर्म हम डेली लाइफ में, कॉमन लाइफ में जो है वो यूज करते हैं। कॉमन जो है वो लैंग्वेज में हम वर्क का जो है वो वर्ड यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्क फिजिक्स के अंदर क्या है। वर्क इज प्रोड्यूस्ड, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क प्रोडक्ट है या मल्टीप्लीकेशन है किसकी? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की। कैसे? जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो और फोर्स अप्लाई होने के रिजल्ट के तौर पर क्या हो, वो बॉडी क्या करना स्टार्ट कर दे? मूव करना स्टार्ट कर दे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। तो क्या हुआ? दो चीजें हुई, फोर्स अप्लाई हुई और फोर्स अप्लाई होने के साथ क्या हुआ? बॉडी ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। किस डायरेक्शन में? फोर्स की डायरेक्शन में। तो दो चीजें जो है वो रिलेट है इसमें वर्क के साथ। वर्क के अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? रिलेट है। फोर्स अप्लाई हो और बॉडी क्या करे? डिस्टेंस कवर करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्क डन। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका फार्मूला W इज इक्वल टू फोर्स इंटू F इंटू S, डिस्टेंस। For example, when a ball is held above the ground and then dropped, the work done on the ball as it fall is equal to the weight of the ball. अगर कोई बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट है जो जमीन से ऊपर आपने पकड़ा हुआ है, उसको होल्ड किया हुआ है, जो ही आप उसको रिलीज करते हो तो वो क्या करता है? उस नीचे की तरफ मूव करता है, जमीन टुवर्ड्स द अर्थ मूव करता है। जब टुवर्ड्स द अर्थ मूव करता है तो वेट की फोर्स जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, या ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्या कर रही है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। जब वो उसको अपनी तरफ खींचती है तो क्या होता है? वो बॉडी जिस पॉइंट पे पहले होता है उस पॉइंट पे नहीं रहता, बल्कि जमीन की तरफ क्या करना स्टार्ट कर देता है? मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब इसके दो कंपोनेंट है वर्क के। जिस तरह हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि फोर्स के कंपोनेंट्स को में जो है फोर्स को रिजॉल्व किया गया उसके कंपोनेंट्स में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, उसके दो कंपोनेंट्स से अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो इसमें भी अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो तरह की फोर्स अप्लाई हो रही हो, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा, और एफ वाई मींस वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। क्योंकि 90 एंगल है तो cos 90 क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो हमने एंगल कौन सा स्टडी करना है? हमारा जो एंगल होगा वो एंगल होगा 0 डिग्री का। कौन सा एंगल? पैरेलल के अंदर जब मूव कर रहा है। W इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एस इज इक्वल टू एफ एक्स का कंपोनेंट कौन सा था? एफ कॉज ऑफ थीटा इंटू एस, और एफ कॉज ऑफ थीटा मींस फोर्स की प्रोजेक्शन है किसके ऊपर? डिस्टेंस एस के ऊपर। एफ एस इज इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। जूल क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल। अमाउंट ऑफ वर्क डन 1 जूल होगी जब किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो, और वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है वो इन द डायरेक्शन ऑफ 1 न्यूटन फोर्स बॉडी 1 मीटर तक क्या हो? डिस्प्लेस हो जाए, उसकी डायरेक्शन में मूव करे। तो ऐसे वर्क डन को जिसमें 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है और बॉडी 1 मीटर मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं? 1 जूल। इसके बाद है एनर्जी। Energy, the ability of a body to do a work is called energy. The capacity of a body to do a work is called energy. किसी भी बॉडी की वर्क करने की जो एबिलिटी है या किसी भी बॉडी की कैपेसिटी है किसी वर्क को करने की, उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं बुक के अंदर। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की
टॉपिक के साथ डेरिवेशन है, तो वो हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो इसके बाद वाला टॉपिक लेक्चर होगा, तो उसमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन देखेंगे। इसमें हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को स्टडी कर लेते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बाद वाला टॉपिक है। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बॉडी जब मूव कर रहा होता है तो ड्यूरिंग मोशन जो उसकी एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी की ड्यूरिंग मोशन जो एनर्जी होती है, मोशन के दौरान जो एनर्जी होती है, जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उस मोशन के दौरान जब तक वो मूव कर रहा है, चाहे वो आहिस्ता मूव कर रहा है, चाहे वो तेजी से मूव कर रहा है, चाहे वो ऊपर मूव कर रहा है, चाहे वो नीचे मूव कर रहा है, चाहे वो किसी साइड पे मूव कर रहा है, लेकिन ड्यूरिंग मोशन बॉडी की जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। इसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई बॉडी किसी पोजीशन के ऊपर है, वो मूव नहीं कर रहा बल्कि किसी रेस्ट के ऊपर और एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है, चाहे वो जो है वो हाइट पे पड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी जगह के ऊपर पड़ा हुआ है, जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, किसी जो है वो गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है, या किसी भी जगह के ऊपर वो एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर मौजूद है, वो मूव नहीं कर रहा, तो जब वो किसी पोजीशन के ऊपर है, एट रेस्ट है, तो उस टाइम उसकी एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स position is called potential energy. P potential energy is equal to mgh, mass into gravitational acceleration into height h। किसी भी हाइट के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उस हाइट के ऊपर उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी, वो मैस m के ऊपर, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद है मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन। मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी की वो फॉर्म है जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोजीशन एनर्जी दोनों की वजह से हो सकती है। मींस अगर कोई बॉडी मोशन में है तब भी उसकी एनर्जी कौन सी होगी? मैकेनिकल एनर्जी। और अगर कोई बॉडी पोजीशन पे है, किसी जगह रेस्ट के ऊपर है, हाइट एज के ऊपर या कहीं पे भी, तो उस टाइम उसकी एनर्जी कौन सी होगी? मैकेनिकल एनर्जी होगी। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म है हीट एनर्जी। Heat energy is the result of the movement of tiny particles called atom, molecules or ions in a solid, liquid and gases. Heat energy can be transferred from one object to another. The transfer or flow due to the difference in the temperature between two objects is called heat. Heat जो टिनी मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, आयन किसी भी जो है मैटर के अंदर, उनकी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है किसकी वजह से? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से। मीन टेम्परेचर एक जगह पे एक है, दूसरी जगह पे टेम्परेचर कुछ और है। एक जगह पे टेम्परेचर अगर ज्यादा है, दूसरी जगह पे टेम्परेचर कम है, या कहीं पे टेम्परेचर कम है, दूसरी जगह पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो ड्यूरिंग मोशन वो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है, वो पार्टिकल जो मूव होते हैं, वो किसकी वजह से मूव होते हैं? वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो जो एनर्जी है, जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से है, टीनी मॉलिक्यूल की मूवमेंट की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी। और इसका मेन सोर्स क्या है? सन, सूरज इसका मेन सोर्स है। इसके अलावा हम हीट एनर्जी डिफरेंट जो है वो चीज तरीकों से भी हासिल कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल फ्यूल को बर्न करके, गैस को बर्न करके, डीजल को बर्न करके, कोल को बर्न करके। तो हीट एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज हैं, लेकिन मेन जो सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स है, वो कौन सा है? सन है। इसके अलावा जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट, मीन्स हीट एनर्जी किसी भी पर दूसरी एनर्जी से भी प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे अब काइनेटिक एनर्जी हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी के दौरान भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब मैकेनिकल एनर्जी हो रही है तब भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो हीट एनर्जी डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हमें मिलती है, हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन मेन जो सोर्स है वो कौन सा है? सन। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली किसकी वजह से? चार्ज पार्टिकल के वजह से है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव चार्जेस की जो एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम किस को यूज करते हैं? वायर्स का जो है वो यूज किया जाता है। जैसे आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कहाँ से आती है? जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है डैम्स के अंदर, वहां से ये एनर्जी मूव करती है। वहां से जो है वो आपके घर तक पहुंचाने के लिए इसको जो सोर्स इस्तेमाल किया जाता है वो क्या की जाती है? वायर्स इस्तेमाल की जाती हैं।
इसके बाद है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। किसी भी ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, साउंड एनर्जी। जब वाइब्रेशन हो रही होती है तो वाइब्रेशन की वजह से जो प्रेशर है वेव्स का वो ट्रेवल करता है थ्रू मीडियम सच एयर वाटर वुड आर मटेरियल। साउंड एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसमें डिफरेंट आपने जो है वो इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे गिटार है, सितार है, ये जो है वो ड्रम है, उसको जब बीट किया जाता है तो उसकी सरफेस क्या करती है, वाइब्रेट करती है, उसकी वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके बाद है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्लांट्स रिप्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट। ये लाइट एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एनर्जी की फॉर्म है। इसमें जो है वो मेन इसका जो पर्पज है वो क्या होता है, जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो क्या करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं और खुद को जिंदा रखने के लिए जो है वो खुराक इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह लाइट एनर्जी डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके प्रोड्यूस किया जा सकती है। लाइट एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनको यूज़ करके फिर डिफरेंट जो है वो एप्लीकेशन जो है बनाई जाती हैं, जैसे एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, ये सारी जो है वो यूज़ करके डिफरेंट जो है वो आगे एप्लीकेशन में इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी केमिकल एनर्जी। Chemical energy stored in the bonds of chemical compounds. Chemical energy may be released during a chemical reaction, often in the form of heat. Such as reactions are called exothermic reaction. The chemical energy in a battery can also be supplied electrical power by means of electrolysis. Electrical energy जो स्टोर होती है किसके अंदर, केमिकल बॉन्ड्स के अंदर, जो कंपाउंड के बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होती है। और जब वो बॉन्ड टू ब्रेक करते हैं या उन बॉन्ड के ब्रेक करने के तौर पर जो है वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन के तौर पर बॉन्ड टूटते हैं या बॉन्ड बनते हैं, तो उसके दौरान क्या होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। और ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। और केमिकल जो आपके घरों में बैटरीज यूज होती हैं, आपकी गाड़ियों में बैटरीज यूज होती हैं, यूपीएस को चलाने के लिए आप घरों में बैटरी यूज करते हो, तो वो बैटरी के अंदर जो है वो केमिकल यूज होता है, वाटर यूज, उसमें जो है वो एक लिक्विड यूज होता है। वो लिक्विड के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसमें जो है वो केमिकल एनर्जी यूज हो रही होती है। इसी तरह सेल आप यूज करते हो, और जो है वो डिफरेंट प्रोसेस जो है वो केमिकल एनर्जी के होते हैं। इसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी हेल्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये न्यूक्लियस से रिलेटेड कोई टर्म है। तो ये न्यूक्लियर की जो एनर्जी है, न्यूक्लियस की जो एनर्जी है, अब न्यूक्लियस की एनर्जी दो तरह की जो है वो हम मेन जो उसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो फिजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन है। फिजन रिएक्शन में क्या होता है कि बड़ा एक मॉलिक्यूल, एक बड़ा एटम जिसका न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा होता है, जैसे यूरेनियम है, ऐसे पार्टिकल्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, 82 से ग्रेटर होता है, 83, 84, 89, 80, 90, 91, 92, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके जिनका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है। मीन उसका साइज इतना बड़ा होता है कि वो अनस्टेबल हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो वो क्या करता है, ब्रेक करता है, उसके अंदर से रेडिएशन रिलीज होती है और वो क्या करता है, टूटता है। जब न्यूक्लियस टूटता है तो वो स्प्लिट हो जाता है दो छोटे न्यूक्लियाई में या टू डॉटर्स न्यूक्लियाई में। तो वो बड़े न्यूक्लियस का टूटकर छोटे न्यूक्लियस में चले जाने का प्रोसेस, और उस प्रोसेस के दौरान जब वो टूटता है, ब्रेक करता है, तो ब्रेक के दौरान क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियस के ब्रेक करने के रिजल्ट के तौर पर, उसे हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। और दूसरा जी फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, जब दो छोटे न्यूक्लियाई, आइसोटोप्स के न्यूक्लियाई को बना के, दो छोटे न्यूक्लियाई को मिलाया और एक बड़ा न्यूक्लियाई हम बना लेते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल है कि आप हाइड्रोजन के दो एटम्स को मिलाकर, एटम उसके छोटे एटम होते हैं, आइसोटोप्स को मिलाते हैं और हम क्या बनाते हैं, बना लेते हैं हीलियम बना लेते हैं। अब हीलियम He2 4 बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, दो छोटे एटॉमिक न्यूक्लियाई को मिलाकर एक बड़ा न्यूक्लियस तैयार किया जाता है, बड़ा न्यूक्लियस बनता है, जो कि क्या है, फ्यूजन रिएक्शन। और ये बहुत जो है वो मुश्किल रिएक्शन होता है फ्यूजन रिएक्शन, लेकिन इसमें एज कम्पेयर टू फ्यूजन रिएक्शन ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।